बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया था। हमारा ये पार्ट 4 चल रहा है और लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हम गर्भावस्था तक पहुंच गए थे। मैंने इससे पहले मासिक चक्र पढ़ा दिया था, दूध मिल्क सिक्रेशन पढ़ा दिया था, मादा जनन अंग, नर जनन अंग, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो आपको पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है, उससे के बाद पार्ट 4 पे आना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था। ठीक है, तो गर्भावस्था क्या होती है, इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, मादा जब निषेचन होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, ये मादा की अंडवाहिनी में संपन्न होता है। जब निषेचित अंडाणु निषेचित होकर गर्भावस्था में आ जाता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल में अंडाशय, ओवेरी में अंडाणु जनन के फलस्वरूप, मेल के वर्षण से शुक्राणु जनन के फलस्वरूप शुक्राणु बनते हैं। लैंगिक प्रजनन क्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन के परिणाम स्वरूप युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कह रहा है ये? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, ओके। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है, तो हम उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। फीमेल में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के मध्य भाग में होती है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडाणु का गर्भाशय भित्ति में रोपण हो जाता है, इसी को हम गर्भावस्था कहते हैं। निषेचित अंडाणु कहाँ पे आ जाता है? निषेचित होके गर्भाशय की भित्ति में रोपण हो जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, अब आता है अपना रोपण, इम्प्लांटेशन, मतलब किस तरीके से निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपण होता है। ओके, इस अवस्था में निषेचित अंडाणु गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाता है। ये एक गर्भाशय के सबसे बाहर की झिल्ली होती है, एंडोमेट्रियम, इसमें आके रोपण हो जाता है। अंडाणु में निषेचन के पश्चात खंड विभाजन के फलस्वरूप सर्वप्रथम मोरुला अवस्था में जाता है। हाँ, ठीक है, सबसे पहले निषेचित अंडाणु होता है, जब वो थोड़ा ग्रोथ करने लगता है तो उसको हम क्या? मोरुला बोलते हैं। फिर उसको हम निषेचित अंडाणु नहीं बोलते, क्योंकि निषेचित अंडाणु एक कोशिका होता है। जब इसमें एक से अधिक कोशिका का डेवलपमेंट होने लगता है, विभाजित होने लगती है ना, तो इसको हम मोरुला बोलेंगे, है ना। फिर इसके पश्चात भी खंड विभाजन होता है, फिर मोरुला में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो हजारों कोशिकाएं बनेगी, तो हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। इसके पश्चात अंडाणु का इम्प्लांटेशन हो जाता है। रोपण में हार्मोन की भूमिका। अब कौन कौन से हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में गर्भावस्था में रोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, मादा में 2 लैंगिक हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि नर में एक लैंगिक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन आवश्यक होता है, जो ये एक तरह का लैंगिक हार्मोन है। एंडोमेट्रियम के अंदर ट्रोफोप्लास्ट कोशिकाएं एक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली कैरियोन बनाती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली कैरियोन बनाती हैं। कैरियोन की कोशिकाएं एक हार्मोन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को स्रावित करती हैं। ये हार्मोन गर्भावस्था का संरक्षण और प्रोजेस्टेरोन के स्रावन को बनाए रखता है। देखो बच्चों, ये नोट्स बनाते हुए चलना है अब, है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि बाद में लिख लेंगे या कभी लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको समझ में भी आएगा और लिखा भी जाएगा। गर्भाशय के अंदर भ्रूण की उपस्थिति मस्तिष्क के द्वारा पीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करती, जिसे एलएच हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक है, देखो हमारे शरीर में सबसे मेन ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको उत्प्रेरित किया जाता है, इसे एलएच हार्मोन का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, अगला है गर्भावस्था।
गर्भावस्था निषेचन से पर्व अवस्था तक का समय होता है ना। अंडाशय कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था में काफ़ी समय तक क्रियाशील रहता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। कार्पस ल्यूटियम का गर्भाशय के अंतिम समय में ह्रास हो जाता है। स्तनीय प्राणियों में गर्भावस्था की अवधि भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे स्तनीय प्राणी, जैसे मादा में जो होता है ना, नर फीमेल, जिसमें 9 महीने का होता है। जैसे कुत्ते बिल्लियों में 4 महीने का होता है। किसी जैसे बिल्ली होगी, कुतिया होगी, इनमें सब में अलग अलग प्रसव टाइम होता है या अलग अलग महीने होते हैं, ठीक है। स्तनियों में गर्भावस्था की अवधि भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य में यह 280 दिन या 40 सप्ताह की होती है। प्रथम 12 सप्ताह तक निषेचित अंडाणु भ्रूण और इसके पश्चात फोटस में बदल जाता है। अब देखो, निषेचित अंडाणु भी हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, मोरुला बन गया, ब्लास्टुला बन गया। पर इसको पोषण कहाँ से मिलेगा? तो पोषण के लिए एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा एक संरचना या अंग है जो भ्रूण एवं मादा के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। मतलब ये क्या करता है? भ्रूण को मादा से जोड़ता है। भ्रूणीय एवं गर्भाशय ऊतकों के मध्य एक संबंध जो पदार्थों का कायिक आदान प्रदान करता है। अपरा एक स्थायी अंग है। अस्थायी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह पहले से शरीर में प्रेजेंट नहीं होता है। जब गर्भावस्था होती है या गर्भधारण होता है उसके बाद अपरा का निर्माण होने लगता है, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, जो भ्रूण के पोषण, शोषण एवं उत्सर्जन में सहायता करता है। गर्भावस्था में 3-4 हफ्ते से प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है और 18 से 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमने प्लेसेंटा समझ लिया, गर्भावस्था समझ ली, मादा जनन अंग क्या होते हैं, नर जनन अंग क्या होते हैं, मासिक चक्र, सारे टॉपिक मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया है। हमारा चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप पहले सारे वीडियोस को देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।